हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि उन स्टूडेंट्स को राहत मिल सके जो कि अभी वरीड है या फिर यूँ कह लीजिए कि नर्वस हो रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं कि समय कम बचा है और हम पेपर वन की स्टडी को कैसे करें। ठीक है। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगा, यानी कि जो पढ़ना है वही आप पढ़ रहे हैं और उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी का रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका जो सक्सेस है वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और आप अपना जो गोल है, जो आपने निश्चित किया हुआ है जेआरएफ और नेट का, तो वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, डोंट बी पैनिक। कोई भी स्टूडेंट पैनिक नहीं होगा। पेपर वन की उसकी स्टडी बहुत अच्छी चलने वाली है और अच्छी चल रही है अभी तक, क्योंकि आप जब पॉइंट में आपको वन बाय वन क्लियर करूँगी ना, तो आपको उससे कोरिलेट करके चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। इनको फॉलो करना है, तो इनको फॉलो करके देखिए, आपको मैंने बताया है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आप राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं जब, तो आपका निश्चित है कि सक्सेस आपको मिलती है। और ये जो मैं पॉइंट्स आपको ये आपको क्लियर करूँगी, आपको बताऊँगी, तो इससे आप अपने भी टाइम टेबल को मैच करके और अपनी भी स्ट्रेटजी को मैच करके ये जान सकते हैं कि यू आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट। मतलब आप अभी जिस तरह से टाइम टेबल से आप स्टडी कर रहे हैं या जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं वो राइट है कि नहीं, और अगर कुछ पॉइंट बचते हैं तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने इंग्लिश में दिया हुआ है कि गो थ्रू द सिलेबस इन डेप्थ, इट शुड बी लर्न बाय हार्ट सो दैट यू नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो ये मैंने आपको पहले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बहुत पहले से अटैच्ड हैं और उनको मैंने ये गाइडेंस सबसे पहले दी थी कि आपको सिलेबस बाय हार्ट याद करना है। उसका क्या फ़ायदा होता है? एक तो यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है कि आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या पढ़ें और क्या आपको छोड़ना है। ठीक है। क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है। आपको पता होता है कि हाँ हाँ ये सिलेबस में है, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली है। ठीक है। अब ये है कि इसमें और क्या फ़ायदा इंक्लूडेड है, मैं आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, जैसा कि मैंने पेपर एनालाइज करते समय भी ऑब्ज़र्व किया है। ये है कि आपका पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था वो जैसे आपका सिलेबस में होता था कि यूनिट वन पहला, यूनिट टू बाद में, है ना, उस तरह से ऑर्डर में होता था। अब जो है, अब उसको हार्ड बनाने के लिए क्या कर दिया है कि कहीं पर भी वो किसी भी सीक्वेंस में आ जाता है क्वेश्चन। मैंने एक पेपर जो देखा है उसमें 37 नंबर पे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। 37, फिर 38, फिर मेरे ख्याल से फिर एक बीच में कोई और क्वेश्चन आ गया किसी और यूनिट का, आईसीटी या फिर हायर एजुकेशन का, फिर उसके बाद फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो इस तरह से आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? बट अगर आपका सिलेबस आपके माइंड में होगा कि हाँ ये टॉपिक या ये सब टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का ही है, तो आप उस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ आपका टाइम मैनेजमेंट बनता है, आपका टाइम सेफ होता है। ठीक है। तो आपके सिलेबस से कितने सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप जो क्वेश्चन पेपर में यूनिट को समझ लेते हैं कि हाँ इस यूनिट से ये क्वेश्चन आया हुआ है और फटाफट उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और राइट आंसर देने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इससे बेनिफिट होता है सिलेबस को लर्न करने से। सेकंड आपका है टॉपिक, सेकंड आपका ये टिप्स है कि प्रिपेयर एन इफेक्टिव टाइम टेबल इंक्लूडिंग एज मैनी वेरिड topics as you can and study accordingly. Ensure that you follow it regularly. Try to combine one difficult topic and one easy topic together for a day to make your day less tiring. मतलब ये है कि आपको ये समझ में आने के लिए आप ये देखिए कि हिंदी में भी बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपको दोनों में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अधिक से अधिक विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए एक प्रभावी समय सारणी तैयार करें, यानी टाइम टेबल तैयार करें और तदनुसार अध्ययन करें। मतलब उसी के अनुसार आपको अध्ययन करना है। अब देखो जैसे बहुत सारे विषय हैं, ठीक है, अब उनको कैसे आपको कंबाइन करके पढ़ना है, आपको वो अपना टाइम टेबल बनाना होगा। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी ये डिपेंड करता है कि उनके लिए कौन सा इजी सब्जेक्ट है और कौन सा उनके लिए हार्ड है। किसी स्टूडेंट के लिए
ये डीआई जो है वो बहुत इजी होता है और किसी स्टूडेंट के लिए डीआई बहुत हार्ड होता है। तो इसी तरह से डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उनके लिए कौन सा जो यूनिट है वो हार्ड है और कौन सा यूनिट इजी है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है एनालाइज करके उस तरह से टाइम टेबल बनाएं। और जैसा इसमें लिखा हुआ है कि एक इजी टॉपिक और यानी कि एक इजी विषय और एक डिफ़िकल्ट विषय आप एक दिन के लिए तय करें। अब जैसे विभिन्न विभिन्न आप इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न विभिन्न विषयों को आप उस तरह से टाइम टेबल बना के, तो आप देखिए कि हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि आईसीटी है, पैसेज अगर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई है, मैथमेटिक्स है, अभिकथन वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे इशू आते हैं असर्शन और रीज़न वाले में, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं। और आपको करंट अफेयर्स जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे रिलेटेड स्टडी भी हमारे वॉलंटियर जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो उससे क्या होता है कि आपको ये नहीं देखने की ज़रूरत है कि आपको जो है पहले सिलेबस अपना ख़त्म फिनिश करना है या फिर आपको पहले पूरा ओवरऑल कोर्स ख़त्म करना है, देन उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन स्टार्ट कराए जाएंगे। फिर ऐसा नहीं है, आप साथ के साथ क्वेश्चंस को अगर स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर ऑटोमेटिक वो जो है क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में फटाफट से चीज़ों को कर पाएंगे, फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बनता जाएगा इस तरह से प्रैक्टिस करते समय। ठीक है, तो जो भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि वो रोज़ कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के द्वारा। अब नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट देखेंगे। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपका है try to make 3 to 4 slots of studying in a day। एक दिन में यानी कि आपको 3 से 4 स्लॉट्स बनाने होंगे स्टडी के। इससे क्या होगा कि आप देखो, एक कोई होता है कि कंटिन्यू स्टडी करता रहता है, तो एक होता है कि 3 से 4 स्लॉट्स बना के करते हैं। तो आप पर यूनिट है आपका या पर टॉपिक है, तो उसको आप 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि एक दिन में अध्ययन के 3 से 4 स्लॉट बनाने की कोशिश करें, हर स्लॉट 1 से 2 घंटे का हो। ठीक है, ये है। अब ये है कि नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू नो वेयर यू स्टैंड अमंग द क्राउड। यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें हिंदी में कुछ और पॉइंट्स हैं, इंक्लूड हैं। सभी प्रतियोगियों के बीच आप कहाँ खड़े हैं या कहाँ स्टैंड करते हैं यह जानने के लिए अधिक से अधिक मॉक टेस्ट का अध्ययन करें, अभ्यास करें। यूजीसी नेट जो परीक्षा दिसंबर 2018 में हुई थी वो ऑनलाइन आयोजित की गई थी। ठीक है, पहली बार। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, यानी कि ओएमआर शीट दी जाती थी और आपको सर्कल को फिल करना होता था। उससे आपका जो है आपको प्रश्न पुस्तिका दी जाती थी, उसको पढ़ के वहाँ पर आपको जो है सर्कल को फिल करना होता था। अपने जो भी आपका पेन लेके जाते थे, बॉल पेन वगैरह, ब्लैक पेन होता था, तो उससे सर्कल को फिल करते थे और वो आपका जो है इस तरह से रणनीति होती थी वहाँ पर, इस तरह से पैटर्न होता था क्वेश्चन का आंसर देने का। तो अब जो वो इसमें बताया गया है कि दिसंबर 2018 से वो ऑनलाइन हो गया, तो अभी तक वो ऑनलाइन है, देख रहे हैं आप। एंड नेक्स्ट आपका है टिप्स हैं कि एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क अपॉन देम टू इम्प्रूव फर्दर। तो आपको क्या करना है कि आपको मिस्टेक्स जो भी है वो एनालाइज करना है, देखना है कि कहाँ क्या मिस्टेक हुई है और उस पर आपको काम करना है। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए फर्दर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं कि और पॉइंट्स हैं कुछ। ये इंग्लिश में आपको बता दूं पहले। फिगर आउट योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली so that you can fetch
more marks by concentrating on strong areas. सो यहाँ पर बताया गया है कि अपनी मजबूत यानी कि जो स्ट्रॉन्ग यूनिट है और जो कमज़ोर यानी कि वीक यूनिट है, उन उन सबको आप समझें कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है या वीक पार्ट है, तो उसको आप समझिए अपनी तरफ से, ठीक है, और उसके अनुसार तैयारी करिए ताकि आप मजबूत जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसमें भी आपको एक बात बताना चाहूँगी, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू फेस करते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स हमारा अच्छा नहीं है, क्या हमारा हो जाएगा। तो हाँ देखो, अवेयरनेस होना इज़ गुड, कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, इसीलिए ये जो है यूनिट इस एग्ज़ाम के लिए इसमें इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये इंक्लूड किया गया है। बट अगर किसी स्टूडेंट को इसमें इशू आता है तो नो मैटर, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई इशू की बात नहीं है कि वो नहीं कर सकता क्वालिफाई। तो आप कोशिश करिए, बट स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है आपका, जैसे कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और हो सकता है कम्युनिकेशन पार्ट और ये आईसीटी पार्ट, ये सारे स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, तो उन पर फोकस करिए, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उस पर इतना कंसंट्रेट करिए कि आपका उसमें से कोई क्वेश्चन आए ना, अगर 5 क्वेश्चंस आए तो आप उन 5 क्वेश्चंस को पूरा पूरा अटैम्प्ट करिए, पूरे क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो आपके देखिए 5 क्वेश्चंस के आपके 10 मार्क्स तो हो ही जाते हैं, क्योंकि आपके पर क्वेश्चन तो 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपके जो है पूरे पूरे मार्क्स आप वहाँ पर ले सकते हैं जहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, ठीक, तो उस पर पूरा फोकस करिए। वीक पॉइंट की वजह से आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट में फोकस करना अगर छोड़ देंगे तो आपका वो भी वीक पॉइंट में ही चला जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिए। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल टॉपिक्स एंड रिवाइज द थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको न्यूमेरिकल जो टॉपिक्स होते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही थी अभी, कि जो वॉलेंटियर है सचिन आपको प्रैक्टिस करा रहे थे डीआई का और मैथमेटिक्स का, तो ये इसी थॉट्स की वजह से था, क्योंकि आपके ये प्रैक्टिकल जो यूनिट होते हैं ना, उसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे भी शुरू कराया जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन से। सो अब देखिए कि नेक्स्ट आपका है सॉल्व एटलीस्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेटिव टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी एक एग्जांपल देना चाहूँगी, लेवल्स ऑफ टीचिंग के आपने देखे होंगे कि बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हुए हैं। तो वो जब मैं आपको क्विज़ के बाद मैंने आपको एक ऑडियो प्रोवाइड किया है ना, तो वो क्विज़ के बाद क्विज़ से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूँगी ना, तो वहाँ पर एक बार आपको बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं ज़्यादातर, तो उससे आपको अवेयरनेस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये भी जज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ज़्यादातर, और ये भी देख सकते हैं कि किस मतलब कि पैटर्न क्या है ना, क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकते हैं, कितना हार्ड आता है और अब कितना हार्ड हो गया है। नेक्स्ट आपका है कवर एवरी टॉपिक एज 5 क्वेश्चन विल श्योरली कम फ्रॉम ईच सेक्शन, स्टडी ऑल द टॉपिक्स इन डेप्थ। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अगर जैसे 5 क्वेश्चंस इसके विषय की तैयारी करें, यहाँ पर हिंदी में दिया है प्रत्येक विषय की तैयारी करें, क्योंकि प्रत्येक खंड से 5 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, प्रत्येक विषय का गहराई से अध्ययन करें, ठीक है। आप देखिए को रिलेट भी करते जाना, अपनी जो स्टडी अभी चल रही है पेपर 1 में, और इससे को रिलेट करेंगे ना तो बहुत सारे आपके डाउट्स ना क्लियर होते जाएंगे, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाला पेज, ये आपके यहाँ से शुरू करते हैं एलोकेट से।
ये पोर्शन है, ठीक है। एलोकेट सफिशिएंट टाइम टू एवरी टॉपिक, स्पेशली हायर एजुकेशन सिस्टम, न्यू गवर्नमेंट स्कीम एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिसेंट में आई है, एजुकेशन पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, मतलब एजुकेशन पॉलिसी एंड उसका मैनेजमेंट, और पीपल एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज ट्रिकी एंड unpredicted questions come from these topics, sometimes difficult to answer. डेफिनेटली कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है इन क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए। सो हमें जो है क्या करना है कि इस उच्च शिक्षा प्रणाली जो कि हायर एजुकेशन है, नई सरकारी नीति, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं, नई शिक्षा नीति और प्रबंधन, लोग और पर्यावरण सहित प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय निर्धारित करना होगा। और क्योंकि इन विषयों से मुश्किल और अप्रत्याशित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कभी कभी उत्तर देना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा अपनी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट आपका देखिए ये क्वेश्चन, कीप सफिशिएंट टाइम फॉर रिलैक्सेशन and devote that time for your enjoyment and make your mind fresh। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कहा है कि किसी भी काम को छोड़ के स्टडी करना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप किसी इम्पॉर्टेंट काम को छोड़ रहे हैं कि अरे मुझे स्टडी करना है कैसे भी करके, मतलब बिल्कुल हैवी माइंड करके नहीं पढ़ना है, आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स इन द सेंस कि आपको सारे काम करने हैं, ठीक है, आपको खाना भी खाना है, आपको टाइम से, मतलब जो एक टाइम प्रॉपर होता है सोने का, वो सोने का टाइम भी देना है आपको, है ना, एकदम रिलैक्स रहना है। बट आपको अगर ये पता होगा ना कि हाँ मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मैं अपने टाइम का सदुपयोग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, तो फिर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। आप बिल्कुल अपने टाइम को बिना वेस्ट किए राइट स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट ट्रैक में हो और आप वही पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ना है मेन, ठीक है, तो आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। अब लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट का पॉइंट है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यू ऑल अवेयर अबाउट दैट, है, आप सभी को पता है इस बारे में। देयरफॉर अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी, तो आप सबको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कॉमन सेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो कॉमन सेंस का यूज़ करें क्योंकि सभी अगर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हमें ऑप्शंस अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। अब है कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है कि इन सब जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे अगर आप, है ना, इन सुझावों और रणनीतियों का पालन करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे और आप हमेशा अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहे कि हाँ आपने देखा है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि आपने क्विज़ देखा तो आप वहाँ पर अकेले होंगे एग्ज़ाम हॉल में जो कि क्वेश्चन को देख रहे होंगे और अपना आंसर दे रहे होंगे, तो आप अपने प्रति अगर ईमानदार रहेंगे और यहाँ पर अगर प्रैक्टिस कर लेंगे और आप अपनी गलतियों पे यहाँ पर अगर सुधार कर लेंगे तो वहाँ सही करके आएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि ईमानदार रहे और होशियारी से काम करें, यानी कि समझदारी और स्मार्टनेस दिखाएं और उससे काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करके ये देख सकते हैं कि आप राइट ट्रैक पे है कि नहीं। तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर फॉलो करें आप सब, ठीक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और डोंट नर्वस एंड कीप फोकसिंग ऑन योर गोल ओनली, घबराए नहीं, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, God bless you and keep doing self study and keep sharing your doubts in my WhatsApp number, okay? Take care all of you.